अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत गर्दिश कर रहा है। वो मैसेज ये है कि जापान में उनका जो टोल्स हैं उनका सिस्टम बैठ गया और 38 घंटे तक जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिडक्ट करता है गाड़ियों की प्लेट देख के, जो पैसे डिडक्ट करता है, वो नहीं हो पाए। तो उन 38 घंटों में 24,000 ड्राइवर्स ने वहाँ खुद मैनुअली जाके अपने पैसे उस गल्ले में या उस जगह या उस खिड़की में रख दिए। 24,000 लोगों ने फिर भी वो पैसे वहाँ जमा कराए और ये नहीं सोचा, हालांकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, खोल दिए थे सारे टोल प्लाजाज कि आप गुजर जाएं जिसको गुजरना है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वहाँ पैसे रखे और गुजरे। उसके बाद उस मैसेज में जो मज़ीद तफसीलात हैं वो ये हैं कि हमारी तरफ देखिए, उनकी तरफ देखिए, उनकी सिविक सेंस देखिए, उनकी एज अ नेशन इंटेग्रिटी को देखिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हमारे बारे में गुफ्तगू है कि हमारा ये है, हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। असल में नाजरीन बात यह है कि हम बहुत मर्तबा अपने दिमाग को खुद ट्रेन करते हैं अपने ही खिलाफ, खुद को खुद नीचे गिराते चले जाते हैं। हमेशा बात के दो रुख होते हैं, एक अदर साइड ऑफ द कॉइन भी होती है। आप अगर आज अपने दिमाग को ये कहना शुरू कर दें कि मैं बहुत कमज़ोर हूं और मैं बीमार हूं, तो 3-4 दिन के बाद आप वाकई बीमार पड़ जाएंगे। आप ट्राई करके देख लें, बिकॉज आपका दिमाग आपकी बात को सुनता है, आपकी सोच को भी सुनता है। असल हकीकत यह है कि 9.5 लाख के करीब वहां व्हीकल्स गुजरे, 9.5 लाख, और कंप्यूटर चेक कर रहा था एक एक की प्लेट, लेकिन पैसे डिडक्ट नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 3% लोगों ने वहां पैसे रखे, और ज्यादातर उनमें वो लोग भी थे जिनको ये खौफ था कि अगर मैं पैसे दिए बगैर चला गया तो कल को ये हमसे पैसे वापस मांग लेंगे। मतलब ये कि 97%, 97% लोगों ने पैसे नहीं दिए। हालांकि उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा भी कि जो पैसे देना चाहता है वो डिडक्ट करवा ले, हमारे पास रिकॉर्डिंग सबकी है कि कौन कौन गुजरा, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। वो भी खैर उन्होंने कहा कि अगर आपकी मर्जी आप दे सकते हो दे दें, उन्होंने नहीं दिए। अब ये है असल रुख बात का। इसी तरह अगर आप दूसरों को देख देख के और इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट देख देख के अपने दिमाग को ये बताते रहेंगे कि हम अच्छे नहीं हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो मायूसी इस वक्त हम में फैल चुकी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वाकई ये नेशन भी उसी तरह बीमार हो जाएगा जैसे आप अपने दिमाग को कहते रहेंगे वो आपको बीमार कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर बाहर का निज़ाम अदल पे चल रहा है तो हमारा निज़ाम भी ईमान पे चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हराम कमा सकते हैं लेकिन वो नहीं कमा रहे। जब मैं इस शो पे आता हूँ आपके सामने, हम 15-20 लोग आते हैं स्क्रीन पे, तकरीबन 71 लोग हैं, 71 जो सिर्फ स्टूडियो के यानी लाहौर में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें उनका हिस्सा है, वो उसमें शामिल हैं। ये सब लोग कोई जुर्म नहीं करते, ये बड़ी मेहनत करते हैं। हम बैठ के शो कर रहे होते हैं, हमारे कैमरामैन जो हैं वो खड़े रह के पूरा शो करते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और परसेंटेज इंशाल्लाह ज़्यादा ही होगी। खुद को एलिवेट करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको एक घराने में लेके चलते हैं और देखते हैं उनके ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है। आपको पता आदत तो मेरी है, तो आइए चलते हैं। क्या कहने जी, सुभान अल्लाह, किड्डियां सोहणियां गल्लां करदा बच्चा। यकीन करो बे, क्या अच्छी बात की है। यानी वो लोग उत्थे पैसे रख के चले गए हैं। मरे ईमानदारी कह दी, दसन दे अभी 30% ने रखे, 70% होता ही नंगे। 3%, सिर्फ 3%, 100 में से 3 लोग रख गए। चलो 3% तो है ना ऐसे लोग। और इसमें भी मैं आपको खान साहब ये बात बताऊं कि ये आप लोगों में भी मसला है। आप खुद भी ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, अपनी इज्जत नफ्स जो है, आप खुद भी उसको मजरू करते हैं। वो कितना है जी? मैं बताता हूँ आपको पता है, आप जब यूके जाते हैं इवेंट्स वगैरह करने, वहां का मौसम देखा है कितना डिप्रेसिंग है। हर वक्त बारिश, हर जगह झाड़ियां, ऐसा ही है ना, और डिप्रेसिंग सा रहता है, धूप खुल के निकलती नहीं है। वो जो उस इलाके में लोग थे ना, वो डार्क एजेस में रहते थे। आपको पता है यूरोप की जो तारीख है, जो डार्क एजेस से उसको निकाला है, किसने निकाला है आपको पता है? जी किसने? आर्टिस्टों ने। क्या बात। जो निशाते सानिया हुआ वो आर्टिस्टों ने, यानी खान साहिबान ने असल में यूरोप को तारीख दौर से निकाल के रोशन दौर में लाए। और देख लो कैसी गल है, खान साहब ने वीजा नहीं दिंदा यूरोप।
ਇੱਥੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ यार रैम्ब्रा ਜਾਂਦੀ उनकी तकदीर गोगां ने बदली है। ਹੈਲੋ ਗੋਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਗਾ ਉਹਨੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ यार डाविंची ने तकदीर बदली है, डाविंची ने उनकी ਡਾਵਿੰਚੀ ਦਿਖਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ अपने जैसे और लोग बनाओ, लोगों को झुकते सिखाओ, इस काम की तरफ रागिब करो। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾੜੀ ਆ ये वो क्यों कहते हैं पता है? हाँ। क्योंकि तुमसे जलते हैं, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज काम करता है, तुम्हारी विट बड़ी स्ट्रांग है। कि तुम्हें पता है बाहर बेवकूफ आदमी के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर कोई आदमी जाहिलाना बात कर दे ना, पागलों वाली या गलत बात कर दे, हाँ जी। तो कहते हैं लगता है कि तुम्हारी विट विड्रॉन है, मतलब तुम्हारे अंदर विट ही नहीं है, तुम बेवकूफ पागल हो गए हो। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਿਟ ਵਿਟਰਾਉਣ ਹੋ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ क्या? इधर है। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਚੂਹਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਸੀਂ ये फ्लूस है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਬਰਾਤ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਫਲੂਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਬਰਾਤ ਲੱਗੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ अच्छा अच्छा ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ अच्छा ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੜੇ ਆ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕੀ ਦੇਣ हाँ। ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ अच्छा 2 पार्टियां हो गई। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ हाँ। ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ अच्छा अच्छा ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ वाह वाह ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮਦ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ क्या बात है ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ यार फिर सुशी मंगाओ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀ नहीं नहीं यार बड़ी मजेदार होती है सुशी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਹੀ यार कोई 4-5 हजार की एक प्लेट खिला दोगे मुझे क्या है? ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸ਼ੂਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਸੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੀ ਬਣਾਈਦਾ यार खिला दो, मैं याद करूंगा। खान साहबान से कहा था, उन्होंने मुझे सुशी अपने घर खिलाई थी। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਣ ਲਵੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਮਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹ ਤੋਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹਲਵੇ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ਹਾਏ 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 सुभान अल्लाह उस्ताद जी क्या कहने अरे क्या कहने ਕੀ ਹੋਇਆ जीवो पे उस्ताद जी होया। रौनकां दे विच ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ। ਹੈਂ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਭਾਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਗ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਚ ਆ ਗਏ ਸਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ वो हिस्सा बकरा करे ना। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਰਾ ਬਖਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਖਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਰੱਖੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਖਾ ਲੈਣੇ ਮਤਲਬ ਪਾਨ ਤਾਂ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਦਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਕਸੀਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਕਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਰਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ चलो जी चलो, जैपनीज रेस्टोरेंट ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ ਗਿਣ ਕਿੰਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਘੱਟ ਦੇ ਓ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਆ 5000 ਲੈ 5000 ਪੁੱਤ ਢਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਢਾਈ ਉਹਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀਵੋ पे उस्ताद जी ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਓ ਪਾਸਤੇ ਖਾਓ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਜ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਥਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਆ उस्ताद ਮੈਂ जी ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾ ਲਓ कैसा गल है। मुरादा तेरा ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਪੈਸੇ तेरा दौर फिटे तेरा कैसा कैसे मरो साडे को सारा पुरानी लाशन का मुंह है ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਾਤਾ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਈਏ, ਚੰਗਾ ਈਵੈਂਟ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਵੋ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਦੋ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਬਦੀਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ ਜਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਮੈਂ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਏ ਬਿਸ਼ੋ ਬਿਸ਼ੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम भाई ने वालेकुम अस्सलाम जी। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ। हाँ जी वालेकुम। ਬਸ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਹਨ ਕਰੀਬ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। हाय वालेकुम अस्सलाम। ਬਿਸ਼ੋ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁੜੀਏ। ਬਹਿ ਜਾ। वालेकुम अस्सलाम। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਰ ਚੱਲੇ। ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਰੱਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਨਾਲੇ रात वाले जेड़ा तुसी फंक्शन करके आए हो हाँ जी। वावा दिहाड़ी लगी फिर ਉਹ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। हाय ਸਾਲਾ 5000 ਬਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੈਂ? ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦਬਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। पाए ना ए जो भी पैसा आंदा है ना ये मेरे नसीब दा आंदा है ਹਲਾ ਤੂੰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। यार मैं सोच रहा हूँ ਕੱਲ ਹੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਨ। भाई नहीं करता यार वो। भाई ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30-3 ਵਜੇ ਰੇਡੀਓ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਆ? नहीं तो पाए ਇਹ ਤੇਰੇ ਆ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਾ ਤਾਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭਰ ਲੈ। हेलो ਆ 5000 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। हां मैं देख रही ਧੀ ਧਿਆੜੀਆਂ। हाय ਹਲਾ 5 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। नहीं नहीं 5 और दे यार। मैं ਆ ਮੈਂ ਦੇ जी ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਐ ਲੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 26 ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। हां हर चीज ਇੰਜੀ लता ਫੇਰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਫੇਰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। अच्छा, आप वैसे बड़ी खुश नसीब बहन है कि आपके भाई आपका ख्याल रखते हैं। ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। बहुत ख्याल और ये आप ना एक लिटमस टेस्ट है, जिंदगी में कभी कर लीजिएगा। ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भाई अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं हाय, ना हाय। फाइनेंशियली हाँ जी। और हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं, वो बड़ी तरक्की करते हैं। आप दुनिया में देख लीजिएगा। ਬਾਜੀ ਵਾਕਈ ਵਾਕਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜੀਤ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰੋ। ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। है असल में ना वो कह रही हैं उनकी शादी करने का। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਗੁੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। अच्छी बात कर रहा हूँ यार। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਓ। ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਆਂਡੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਰੋਕਿਆ ਲੱਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਤੂੰ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਲੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਕਾਓ ਅੱਜ। थोड़ी थोड़ी ज्यादा पका लेना। ਔਰ ਉਹ ਪਕਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਲਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਸ਼ੋ ਹਾਂਜੀ ਰਿਆ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आए हाय ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ। ਮੱਛੀ ਪਕਾਓ, ਮੋਟੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ठीक है ਬਰੀਕ ਕੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕੱਢ ਲੈ। ਲੋ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਏ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਅਤਾਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ, ਕੱਲ ਬਿਲकुल। ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਚੰਗੇ ਰਾਹ। क्यों नहीं जी। हेलो। यार तू अपना नाना हारून बशीर रख ला। आपको मैंने कहा था ना क्या मैं लव रूबी से मैं प्यार करता हूँ। आज उसके वालिद साहब और रूबी खुद हमारे घर आ रहे हैं रिश्ते की बात करने। डैड मैं ना उनसे एक झूठ बोल चुका हूँ। ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ। नहीं मैं उनको कह चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब ना बहुत पाए के शायर हैं। मेरी जाने बला भी शायरी की हुंदी है। ਹਾਂ ਜੀ। मैनू तो सिर्फ वो शेर याद है ਕਿਹੜਾ ਜੀ? कि मैं गड्डी नू बड़े आराम नाल बैक कीता है। ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा जी पुत, झूठ बोल के रिश्ते नहीं करीदे हुंदे। चचा मैंने आपके बारे में भी कहा है कि मेरे चचा बहुत बड़े अदीब हैं, सफरनामे लिखते हैं, इनके बड़े नावल हैं, अफसाने हैं। कीड़ा तू यार बेटा, तुमने इतनी ज्यादती की है, गड़ियां। अब उनके सामने वो झूठा, अब उसने तो सफरनामे नहीं लिखे, वो तो उनके सामने झूठे। चलो अब्बा की जगह तो चलो मैं बोल लूंगा, शायरी मुझे आती है। आप कैसे बोलेंगे? मतलब अब बात कवर नहीं करनी यार। अल्लाह तेरी जिंदगी करे, को घर तेरा भरा कोई नहीं, ऐसी जगह ओनू बुलवा दे। अच्छा तो वो आ रहे हैं अब? हाँ जी वो आ रहे हैं, प्लीज उनके सामने ना कुछ जुगत पानी नहीं करनी। ये लो
डैड वो ना पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। काका मैं तो पहले तेनू तो वैसे ही मुंह नहीं लाਉਂਦਾ कर गया मैंने की लोड़ है मैं उन्हां नाल गल करा प्लीज ये उठा लेगा। एक मिनट आज सफरनामा लगा लवा मैं अपना। एक मिनट मैं भी अपना दीवान थले दे लवा। एक मिनट देखी प्लीज प्लीज। भाई हुन लगदा मैं सफरनामा नहीं था। अरे वाह, वैसे अदीब से लग रहे हो आप। लग रहे हैं हाँ एक मिनट हुन मैं सोच रहा वाह 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 ठीक है वेरी गुड डैड आप भी को हुलिया बनाए ना। अच्छा मैं आपको बताता रहूंगा अशार ना, तो आप सुनाते रहिएगा। शुक्रिया शुक्रिया बस 10 दिन रहना। हाँ हाँ आ जाओ रूबी आ जाओ। सलमान सलमान कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर। सेठ सुहेल बच्चा आपका बहुत जिक्र कर रहा था सफरनामे में। अरे थैंक यू सेठ सुहेल आप वाह घर में हमारे वाह खुदा की कुदरत है। अरे वाह 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 क्या अदबी और क्या बात। हम उनको देखते हैं कभी अपने घर को देखते अरे क्या बात ज़ौक लोग हैं भाई आप। भाई सलमान जी भाई तुमने बहुत ठीक कहा था कि तुम्हारे डैड का ज़ौक बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई बैठने के लिए नहीं कहेंगे। बैठिए बैठिए आप बैठिए। पधारिए पधारिए। रूबी मेरा ख्याल है ये आपके अंकल हैं। जी जी ये अंकल हैं और वो डैड हैं। बस ये आज से तुम्हारी बेटी नहीं हैं जी, ये हमारी बेटी है। हाँ ये असल में इनके चचा हैं। अच्छा अपना जरा तारुफ खुल के कराए ना जी। चचा हैं आप? हाँ मैं ही इनका अंकल हूँ। असल में ना मैंने जिंदगी में बहुत सफर किया है और बड़े बड़े सफरनामे लिखे हैं। जी वो तो थोड़ी जुत्ती दी मिट्टी दस रही है। भाई तुम तो कह रहे थे ये कारोबारी आदमी है। नहीं बेटा विटी तो भी काफी है। माशाल्लाह बेटी बहुत अच्छी है। भाई हमें भी आप बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन साहब कुछ शेर अता कीजिए। आपके बारे में सुना है कि आप मैं सफरनामे लिखता हूँ। अरे ठीक है डैड को कह रहे हैं। डैड को आप कुछ शेर अता कीजिए ना। उधर देख रहे हैं बोल दे कि मेरे ते थुक। शेर अर्ज किया है, शेर अर्ज किया है। इरशाद अता कीजिए। हालात की आरी हूँ, हालात की आरी हूँ, ख्वाबों का रंदा हूँ, ख्वाबों का रंदा हूँ। हालात की आरी हूँ ख्वाबों का रंदा। वाह वाह अरे वाह। शादी के लिए आप मान तो गए हैं, शादी के लिए आप मान तो गए हैं, लेकिन मैं बंदा बड़ा बहुत चंगा हूँ। लेकिन रदीफ और काफिया मिल नहीं रहा। तू लेके ऐसे मरासियां जिन्होंने मेरे ते जुगता कीता ना खान साहब किथे बसाता जे मैनू तुसी क्या हुआ? ओ इन्हां नू इन्ना बड़ा प्रोग्राम दिता है, इन्हां ने जलील करा के रख दिता है। दो पार्टियां उत्ते हरून साहब बन गई सन, दोवें एक दूसरे नू जुगता कर रहे सन। इन्हां नू नहीं सी पता कि बहुत बड़ा बदमाश है, इहनू भी जुगता करदे रहे ने। ओह माय गॉड, मैनू जुगता कीतियां ने मैं छौड़े ला देंगा। आप दसो हरून साहब जी हो ज्यादा हुलिया जुगत बनती नहीं। ओए मोटा जिहा किथे जिन्हें मैंने बड़ी जुगता कीतियां सन, जेड़ा मैनू कहंदा सी किहो जिहा मुंह हुंदा है। मेरा ख्याल है उन्हें तो क्या होगा छापर च छुपाया होता है। मैं रूबी का डैडी हूँ। सारे पीछे हो जाओ, रूबी बेटा पीछे हो जाओ। ये क्या हो रहा है? मैं बेटी का रिश्ता करने आया हूँ, ये क्या हो रहा है? तुम तो इस तरफ आओ, लड़ाई हो रही है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ इधर बॉर्डर पे आ जा। बाकी भावे मेरे को नजर आंदा नहीं आता, तू अमानत भाई नजर आना है। नाज़रीन वक्त में छोटे से ब्रेक के कहीं बजाएगा और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा ऐसे ही क्या लो फिर मैंने याद आया, मैं दसना ही भुल गया सा। तू कहना 10 ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾਈਆਂ ਹੀ ਛੜਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੰਗਣੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪੜ ਲਈ। वेलकम बैक नाज़रीन। चश्मे फलक ने देखा कि बहुत अरसे से पूरी दुनिया में जो बुनियाद प्रस्त किस्म के सियासतदान हैं वो अपने नारे लगा रहे थे और उन्हें वोट्स भी मिल रहे थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो। तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे थे जो इंतहा पसंद किस्म की अपनी जहनीत रखते थे। इस दौरान हुआ ये कि पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स का एक इशू खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा मसला हो गया जिसने ऐसा क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर ली कि पूरी दुनिया को हमदर्दी होने लगी इमिग्रेंट्स के साथ। आपने बहुत सी तस्वीर और वीडियोस भी देखी जिसमें कश्ती में लोग सवार हैं और बहुत से जानी नुकसानात भी हुए।
क्योंकि बहुत आईनी हाथों से निपटा गया, उन गरीब लोगों से जो अपने वतन को तर्क करके रिस्क की तलाश में, अमन की तलाश में निकले थे। तो इंसानियत कहीं बहुत पीछे रह गई थी और बुनियाद परस्ती बहुत आगे जा रही थी। और फिर इसी दौरान उम्मत मुस्लिमा के साथ जिस किस्म का जेनोसाइड स्टार्ट हुआ उसको भी लोगों ने देखा, और उस पे हुआ ये कि न सिर्फ उन्हें गुस्सा आया, जो लोग पहले इस चीज़ से नावाकिफ़ थे कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, बल्कि उन्हें भी गुस्सा आया जो इस चीज़ का हिस्सा भी थे और उनके रिश्तेदार, प्यारे, मोहब्बत करने वाले, जानने वाले उसमें शामिल थे। और फिर एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका, एक बहुत खूबसूरत तब्दीली जो कि एक ऐसे शहर में आई जो शहर इस वक्त अपनी इकॉनमी के हवाले से कनाडा से भी बड़ा है। वो शहर जो इस वक्त यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया चला रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा गलत ना होगा, और दुनिया के जो टॉप सिटीज़ हैं उनमें से एक है। और उसके जो अगले मेयर आ गए वो एक ऐसे नौजवान आ गए जो नौजवान फैज़ को पढ़ता है। किसने सोचा था, जो नौजवान टैक्सी वालों के साथ बैठ के हड़ताल में शामिल होता है, जो अस्पताल में जाता है और गरीब जो वहाँ पर मरीज़ हैं उनकी अश्कशोई करता है। एक ऐसा नौजवान जो न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी खाने बड़े शौक़ से खाता है, बल्कि उर्दू अशार वाले कपड़े भी पहनता है और उसके साथ साथ किताबें भी पढ़ता है। और उनके वालिद जो हैं वो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते अपनी किताबों के ज़रिए, और आज न्यूयॉर्क की कमान उनके हाथ में है। हालांकि बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स उनके ख़िलाफ़ थे, चाहे वो एलन मस्क हों या फिर इवन प्रेसिडेंट खुद हों ट्रंप। और इसी हवाले से आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसमें दो अहम शख्सियात हैं। एक हैं आपकी तालियों में ज़ोहरान ममदानी, जी ममदानी, वेलकम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ट्रंप साहब को बताना चाहता हूं कि अगर वो मेरा नाम क्लियरली पढ़े तो इस पे कुछ मिसिंग है। इसका पहला पार्ट है देयर इज अ लॉट ऑफ, नाम है देयर इज अ लॉट ऑफ जहर इन ममदानी। अच्छा, हमारे पैनल में आज हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद हैं। वेलकम जी। थैंक यू सो मच अरुण, आई लव यू and thank you so much for inviting me. I need your permission to talk in Punjabi. Oh, can you? की हाल है बहन? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा। ये मुझे लगता है ममदानी को देख के आपने सीखा है कि वो बहुत सी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। Yes, ममदानी दा मुंह एवें जिवें जुमे दे दिन दुकान बंद होंदी है। एदा मुंह एवें जिवें पत्थर दी नान टिक्की होंदी है। एदा मुंह एवें जिवें डड्डू दी डकार फसी होंदी है। बकवास बात करो, तोता चल जाए मुंडा। यार आपने क्या शुरू कर दिया है? एदा मुंह में जिवें कलेला सड़ गया। यार ये आपने कहां से सीखी है? जो ट्रंप तेरा मुंह में जिवें मैं जीत गया। The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. You should learn how. I'm sorry हारून साहब, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ये तो कहीं से भी ज़ोहरान ममदानी नहीं लगता। वो तो एक बहुत पर्सनालिटी वाला इंसान है। इतना उसका पेट नहीं निकला हुआ जितना इस जहर ममदानी का निकला हुआ है। ये लोकल है तो थोड़े पैसे मिल गया। हाँ जी, जिन्ना सस्ता ममदानी मिले ना उस तो कितने सस्ता सानू ट्रंप मिल गया। अच्छा ममदानी, ये बताइए कि आपको ये झुकते हैं और ट्रंप साहब आपको ये झुकते हैं वगैरह, ये आपने कहाँ से सीखी हैं? मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव लर्नड इट फ्रॉम उस्ताद जी आगा माजिद। बहन की हाल है? और सर खरा जी दे वास्ते वो ट्रंप जी ममदानी, आपने ये झुकते वगैरह कहाँ सीखे? सर मैं बताता हूँ मैंने कहाँ सीखे हैं। वो है इल्म किताबियतदारियां, खुशियारियां, खुशियारियां। सर वैसे इन्होंने तारीख बदल दी है न्यूयॉर्क दी। सलीम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मसला ये है कि न्यूयॉर्क जो है वो बनाया किसने? देखिए, आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं, खुद मेहनत करके बनाते हैं, जब वो कोई और उस पर कब्जा कर ले तो आपको बुरा लगता है। हुआ यही कि न्यूयॉर्क बनाया किसने? इमिग्रेंट्स ने बनाया। और उसको चलाया किसने? इमिग्रेंट्स ने चलाया। उसको ऊपर कौन लेके गया? इमिग्रेंट्स लेके गए। अब हो ये रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं न्यूयॉर्क के वो किराए पे रहते हैं और पूरा न्यूयॉर्क खरीद रखा है बिलियनर्स जो हैं उन्होंने। अब जिन्होंने न्यूयॉर्क बनाया था उन्हीं का वहाँ रहना जो है वो नामुमकिन हो गया है। $5,000 तक मैनहट्टन में जो किराए चले गए। और अगर आप दूर भी चले जाएं, ब्रुकलिन वगैरह जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ भी $4,000 तक छोटा सा घर जो है वो चला गया। तो इनका कहना ये है कि मैं 4 साल के लिए आया हूँ और मैं फ्रीज कर दूंगा
जो किराए हैं वो बढ़ा कोई नहीं सकेगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो थे वो आए दिन किराए बढ़ा रहे थे। मैं ममदानी को फ्रीज कर दूंगा और ये ऐसा हो जाएगा जैसे फ्रिज में गोश्त रखा होता है। देखो तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक मेरे साथ है ब्रो। ममदानी जब न्यूयॉर्क का मेयर बना तो मैं चाहता था न्यूयॉर्क पे टैरिफ लगा दूं। तो आपने लगाया क्यों नहीं? वो अमेरिका का ही हिस्सा है। ये आपको बाद में पता चला कि वो अमेरिका का हिस्सा है? ये मुझे अभी हाल ही में पता चला है। आपको शायद ये भी ना पता हो कि न्यूयॉर्क शहर के ये मेयर बने हैं, न्यूयॉर्क स्टेट और है। दो हैं नहीं पाए ये दो हैं। न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर एक शहर है, उसका भी नाम न्यूयॉर्क है। जर्सी दे भी यही नहीं, जर्सी जी जर्सी। अच्छा नहीं, न्यू जर्सी। स्वेटर देना सर, स्वेटर दे। सर मैं लेकिन इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि सारी आवाम हमें देख रही है जी, 8 बिलियन लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे और ट्रंप में लाख करोड़ इख्तलाफ है, लेकिन एक बात पे हम मुत्तफिक हैं। वो क्या बात है जिसपे आप दोनों मुत्तफिक हैं? वो ये है कि अमानत दी जितनी भी की जाए कड है। यार आप वापस अमेरिका चले जाए दोनों यार। What are you saying? The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it. अच्छा ममदानी साहब, आपका कोमो के साथ अब कैसा रिश्ता है? जी कोमो के साथ और सेमी कॉलन्स के साथ मेरा हमेशा नहीं, वो कोमा नहीं जी, जो आपके खिलाफ खड़े थे। कोमो वो है जिसको प्राइमरी में इन्होंने हराया, और उसके बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि ऐसा मुसलमान जो कि न सिर्फ ये कि वहां पैदा भी नहीं हुआ, और ऐसा मुसलमान जिसको 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, वो नौजवान मेयर बन गया। और आपने बहुत शानदार 2 बातें की। आपने कहा एक तो मैं मुस्लिम हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, और ट्रंप अपना वॉल्यूम ऊंचा कर लो क्योंकि मुझे पता है तुम सुन रहे हो। कौमों के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूंगा, कतील शफाई साहब का है कि तारीख में कौमों ने वो वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। थैंक यू सो मच। और दूसरा फैज साहब का एक शेर है, अपने ऐबों पर डालकर पर्दा ए फैज, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। यार ये कौन सा फैज है? आप इतना अच्छा फैज को पढ़ते हैं, आप इतना पसंद करते हैं, क्यों कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कॉमेडी क्रिएट नहीं कर रहा सर, आई एम वेरी मच सीरियस। अच्छा मुझे ममदानी आपसे एक सवाल करना है कि आपने जिस तरह गुफ्तगू की, जो बातें आप करते हैं जी, जो सोच आपकी है, जिस तरफ आप चीजों को लेके जाना चाहते हैं, ये कैसे हो गया कि ज्यूइश वोट भी आपको मिला? अब ये देखें ना, ये इसकी तो आपने मुझे तैयारी नहीं कराई है, बहुत टेक्निकल बात पूछ लिया। ममदानी साहब, मैं आपसे ना बड़ी देर से सवाल पूछना चाह रही हूँ। जिस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे और आपकी और कोमो की स्पीचेस चल रही थी, तो उस वक्त वो बार बार आपका नाम मदानी, मैडैनी बोल रहे थे, तो उसके बाद आपने मैम डैनी बोला था। आपको उस वक्त क्या क्या फील हो रहा था, क्या एग्रेशन था आपके अंदर? जी असल में होता ही है कि आप नामों को बिगाड़ते तब है, आपको इस चीज की जरूरत तब पड़ती है जब आपने किसी चीज को क्लासेस शो करना होता है या उसकी वर्थ नीचे लेके आनी होती है। तो आपको बुरा लगा जब उन्होंने आपका नाम मैडमैनी और इस तरह से लिया? नहीं, वहां तो कुछ बुरा नहीं लगा, यहाँ पे पाकिस्तान आके बड़ा बुरा लगा। जब मैं बस से उतरा तो मुझे किसी ने कहा ममदानिया गाल छुड़िए। अच्छा ये देखिए, ये प्यार का भी एक अंदाज है। मैं फिटेबो पन्ना ऐसे प्यार पे। हारून, जो आपने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है, आई एम सॉरी, न्यूयॉर्क नहीं है। फिर कौन सा है? कुछ भी हो, लाहौर है। अरे वाह वाह, ये तो हमारा भी दिल कहता है। ममदानी साहब, मुझे बताइए कि अगला आप जो भी इलेक्शन लड़ेंगे, क्या उसका जो साउंड ट्रैक है वो अमानत गा सकता है? जी मैं मेरे इलेक्शन गटर में नहीं लड़ना। ममदानी साहब एक सवाल मेरा भी है। ममदानी साहब ये मुझे ये बताएं, एक सवाल का जवाब आप ये बताएं कि आप कैसे जीते? जी वोटों से जी। मेरे जो शो के मेरे अहबाब हैं, मेरे दोस्त हैं, ज़्यादा हैरान होंगे, तकरीबन 125 अरब रुपया होगा जिसको इन्होंने हैंडल करना है। इतने फंड और ऐसा बजट है उसका न्यूयॉर्क का। भाई इतने पैसे गल कन्फर्म है? 125 अरब इसमें। इसलिए हारून मैं कहता हूँ गरीब बंदे को मेयर नहीं बनना चाहिए। 125 अरब? 125 तो बहुत पैसा नहीं, बहुत पैसा यानी जीरो कितना रहने देने? वाह 100 लेकर ये तो कितने पड़ देने? थैंक यू वेरी मच ममदानी, बहुत मजा आया आपके साथ। बिल्कुल। मैं आखिरी बात करना चाहूंगा, अमानत फिडेबो। तो उनको इन्होंने हराया है, और ये 2 चीजें बहुत शानदार हैं आपकी कि आपने। थैंक यू। पहले सुन तो ले पायन, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो मेरी हदूद में आएगा तो गिरफ्तार जरूर होगा।
क्या किसी का पियो भी नहीं से पढ़ सकता, ऐसा चो वाकफ है। ए ममदानी साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा क्या है ए ममदानी साहब की अच्छा आप हैरान होंगे सुन के शायद कि 100 अच्छा तुम्हें डर दी हुई अच्छा वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा जो सेगमेंट है वो दास्तान गोई है और आज दास्तान जिस शख्सियत की है वो बर्रे सगीर की सबसे पहली आप कह सकते हैं न सिर्फ ये कि सिंगर थी जो रिकॉर्ड की गई, बल्कि उसके साथ साथ उनकी शख्सियत के और भी बहुत से पहलू थे। तो इससे पहले कि उनके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हो, पहले उनके बारे में दास्तान सुन ली जाए। तो आइए इसको एंजॉय करें। हमारे साथ हैं बदर साहब। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। आज जो दास्तान नाजरीन आपके लिए पेश की जा रही है, जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो जैसा कि हारून साहब ने बताया है कि हिंदुस्तान की उस पहली गुलकारा का किस्सा है जिन्हें पहली बार ग्रामोफोन पर गाना रिकॉर्ड करने का भी एजाज़ हासिल है। उस गुलकारा का नाम था गौहर जान। क्या बात? गौहर जान की वालिदा का नाम मलका जान था। वो खुद भी बहुत बड़ी गुलकारा और साहिब दीवान शायरा थी। मलका जान ने अपनी बेटी गौहर जान को छोटी उम्र से ही बड़े बड़े उस्तादों से मौसीकी की तालीम दिलवाई। उनमें उस्ताद काले खान, उस्ताद वजीर खान और उस्ताद जरनैल बख्श खान शामिल थे। गौहर जान को हिंदुस्तान की महंगी गुलकारा का भी एजाज़ हासिल है कि गौहर जान अपनी वसूली के मामले में ज़रा भी मुरव्वत नहीं करती थी। जब भी उनको कहीं से गाने का बुलावा आया करता था तो वो सोने के 101 सिक्के लिया करती थी, फिर प्रोग्राम में जाया करती थी। तो साहब ज़माना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नित नई इजादात लोगों में आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रही थी और खामोश सिनेमा हिंदुस्तानियों की ज़िंदगियों का हिस्सा बनते जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ यूरोप में मौसीकी को काले तवों पर महफूज करने का तजुर्बा किया जा रहा था, जिसको डिस्कोग्राफी का नाम भी दिया गया था। मगर हिंदुस्तान के जो क्लासिकल गुलकार थे वो इस गाने की रिकॉर्डिंग के बड़े सख्त खिलाफ थे। उनका ऐसा मानना था कि इस तरह हमारी गायकी आम हो जाएगी और लोग रूबरू बराह रास्त हमारी गायकी को सुनने की बजाय अपने घरों में ही ये गायकी सुन लिया करेंगे। और दूसरी वजह ये थी कि हिंदुस्तान के क्लासिकल और क्लासिकल गुलकारों के लिए ये नामुमकिन था कि वो 2-3 मिनट के लिए गाना गाएं, क्योंकि 2-3 मिनट में तो वो सिर्फ अपना सुर और साज सीधा किया करते थे और उस काले तवे में, उस डिस्क में इतनी स्पेस नहीं होती थी कि इतनी देर तक गाना रिकॉर्ड किया जा सके। मगर उसके बावजूद भी डिस्कोग्राफी ने अपना नाम पैदा किया और पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गई। तारीख थी साहब 8 नवंबर 1902 जब हिंदुस्तान का पहला गीत रिकॉर्ड किया गया और इस पहले गीत की रिकॉर्डिंग के लिए जर्मनी से डिस्क रिकॉर्डिंग के मुजिद फ्रेडरिक विलियम गेसबर्ग ख़ास तौर पर हिंदुस्तान आए और कलकत्ता के एक होटल के 2 कमरों को स्टूडियो में तब्दील किया गया और इस गाने को इंग्लैंड की एक कंपनी ने 25 सेंटीमीटर की डिस्क पर रिकॉर्ड किया। उस कंपनी का नाम था ग्रामोफोन एंड टाइप राइटर्स लिमिटेड और जिस गुलकारा ने यह गाना गाया था वो कोई और नहीं, गौहर जान थी। गौहर जान ने वो गाना राग जोगिया में गाया था, लेकिन गौहर जान के इस फैसले ने, इस गाने की रिकॉर्डिंग के फैसले ने उसे रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। क्योंकि उस ज़माने में मौसीकी के रसियाओं के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो गौहर जान को सोने के 101 सिक्के दें और उनका गाना सुने, मगर कई एक लोगों के बस में ये ज़रूर था कि वो ग्रामोफोन पर गौहर जान का रिकॉर्ड लाकर उसका गाना सुन सकें। उस ज़माने में जिसके पास ग्रामोफोन हुआ करता था उसकी बड़ी शान होती थी। सरे शाम शौकीन लोग अपनी हवेलियों, अपने डेरों के बाद पानी का छिड़काव करते, सफ़ेद चांदनी बिछाई जाती और फिर उस ग्रामोफोन को बड़े अदब के साथ लाकर रखा जाता, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया जाता, फिर उसके अंदर जब गौहर जान का रिकॉर्ड लगता और उसमें से गौहर जान की आवाज़ निकलती तो लोग उसे कुदरत का करिश्मा कहा करते थे और लोग अश कर उठते थे। 1902 से लेकर 1920 तक गौहर जान ने कोई 600 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए। उसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, फारसी और अंग्रेज़ी के गीत शामिल थे और हर गाने के आखिर पर गौहर जान बड़े ठस्से से कहा करती थी, माई नेम इज़ गौहर जान। गौहर जान के बारे में गेसबर्ग लिखते हैं कि गौहर जान इतनी अमीर थी कि जब भी वो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आया करती थी तो उन्होंने यहाँ तक सोने और हीरे जवाहरात के वो कंगन पहने हुआ करते थे और जो लिबास वो एक बार पहन कर आती थी वो दोबारा कभी नहीं पहनती थी। गौहर जान कितनी अमीर थी उसका अंदाज़ा आप इस छोटे से किस्से से लगा लीजिए कि एक बार एक अंग्रेज़ गवर्नर बंगाल के लखनऊ आए
तो शाम को वो गवर्नर साहब अपने एक फिटन पर, जो कि एक घोड़े वाली होती है, उस पर बैठकर शाम की सैर के लिए निकले। जब बाहर निकले तो देखा सामने एक खूबसूरत बग्घी आ रही है, जिसके आगे 6 अरबी नस्ल के घोड़े जुते हुए हैं और उस बग्घी के अंदर बड़ी खूबसूरत लेडी बैठी हुई है। तो गवर्नर साहब ने समझा ये शायद किसी रियासत की रानी महारानी है जो इतनी शान और शौकत से आ रही है। तो वो गवर्नर साहब ने अपना हैट उतार कर बड़े अदब के साथ उनको सलाम पेश किया। उस लेडी ने बड़ी अदा के साथ सलाम का जवाब दिया और उनकी बग्घी पास से गुजर गई। तो जैसे ही वो गवर्नर साहब शाम की सैर करके वापस लौटे तो उन्होंने अपने एलची से पूछा, भाई यहाँ पर किसी रियासत के कोई राजा महाराजा, कोई रानी महारानी आई हुई है? उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं सैर के लिए निकला तो देखा एक बग्घी पर बड़ी खूबसूरत खातून जा रही थी, तो मैंने उनको सलाम किया। तो उनका स्टाफ कहने लगा, साहब वो किसी रियासत की रानी महारानी नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान की मशहूर गुलकारा गौहर जान है। तो साहब गवर्नर साहब को सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि हम एक घोड़े वाली बग्घी पर जा रहे हैं और वो एक गुलकारा एक गाने वाली 6 घोड़ों वाली बग्घी पर सफर कर रही है। तो साहब उस गवर्नर साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गौहर जान को 6 घोड़ों वाली बग्घी में सफर करने के जुर्म में 1000 रुपये जुर्माने की रसीद भेज दी। अब ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब सोने की 1 तोले की कीमत 20 रुपये थी। गवर्नर साहब ने सोचा कि जब 1000 रुपये जुर्माने का चालान या रसीद जाएगी तो वो तो रोते हुए आएंगे, मेरे पाँव पड़ेंगे। मगर साहब सामने गौहर जान थी। सामईन आपको ये जानकर हैरत होगी कि गौहर जान हर रोज 1000 रुपये जुर्माना देकर 6 घोड़ों वाली बग्घी पर ही सफर किया करती थी। गौहर जान को अकबर इलाहाबादी साहब से मिलने का बड़ा शौक था, वो उनकी बड़ी चाहने वाली थी। तो एक बार इलाहाबाद अपने किसी प्रोग्राम के सिलसिले में गई तो अकबर साहब के घर गई, उनको इत्तला की गई कि हिंदुस्तान की मशहूर गुलकारा गौहर जान आपसे मिलना चाहती हैं। तो अकबर साहब कहने लगे, जी ज़हे नसीब तशरीफ़ लाएँ। दोनों की मुलाकात हुई तो अकबर इलाहाबादी साहब बला के बजला संज आदमी थे। तो गौहर ने अकबर साहब से अपने लिए एक शेर कहने की फरमाइश की। तो अकबर इलाहाबादी साहब को ये मालूम था कि गौहर जान की अभी तक शादी नहीं हुई, तो उन्होंने फिलबदी गौहर जान के लिए ये शेर कहा कि खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। तो जवाब में गौहर जान ने ये बरजस्ता कहा कि यूं तो गौहर को मयस्सर हैं हजारों ही शौहर, हाँ मगर पसंद उसको नहीं एक भी अकबर के सिवा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, रहे नाम अल्लाह। अरे बहुत शानदार। अच्छा भाई, ये तो आपने वाकई जो दोनों वाकयात सुनाए, ये बहुत सी किताबों में भी आते हैं जी। और वाकई वो पहली गायिका ही थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने तो अरबी तक में जो है वो गाए, हर जुबान में हिंदुस्तान की उन्होंने गाने। और सर वो पहला गाना जो उन्होंने गाया है वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप सुन। जी हाँ बिल्कुल, लोग सुन सकते हैं उसमें। अच्छा जो ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਆ कर। इसको अदबी रहने दें। अदबी ताहिर शहीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वाह, चंद अशार के अलार्म ने उठाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया, बहुत सबने जगाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। ये सारा झूठ है कि राज ब्यूटी का छुपा इसमें। वाह वाह वाह, ये सारा झूठ है कि राज ब्यूटी का छुपा इसमें, वो साबुन से नहाया भी पर ऐसा हुआ। ये बहुत आला। शेर मैं पढ़े अब नहीं, पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि शेर शायर ने पढ़ा है और तारीफ जो है वो सुनने वाले में से एक। वाह वाह। गया छत टाप के मिलने तो कुत्ता पड़ गया उनका, था उसने खुद बुलाया भी पर ऐसा हुआ, खुद उसने बुलाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। पड़ा था दाल का डोंगा भी दावत में मेरे आगे। पड़ा था दाल का डोंगा भी दावत में मेरे आगे, तक खाने को उठाया भी मगर ऐसा हो नहीं, खाने को उठाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। और किया वादा था खुद से 10 मिनट बस फोन देखूंगा। क्या था वादा? खुद से 10 मिनट बस फोन देखूंगा, ध्यान इससे हटाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। ध्यान इससे हटाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। और इरादा था बिना रिश्वत करूंगा काम दफ्तर में। इरादा था बिना रिश्वत करूंगा काम दफ्तर में, जमीर अपना जगाया भी पर नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई यहाँ किसी रियासत की रानी महारानी को राजा महाराजा की फैमिली आई हुई है, खानदान
जैसे ही गवर्नर साहब बेगम कह लें कि भाई यहाँ पर किसी रियासत के कोई राजा महाराजा एलची कर लें, तो जैसे ही वो एलची वापस लौटे, नहीं गवर्नर वापस लौटे, हाँ उन्होंने अपनी एलची से वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, तो क्यों ना ऑडियंस से कुछ बात कर लीजिए। किसके पास माइक है जी? सबसे पहले आपके हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वलिया इरफान हूँ, FA साइकोलॉजी कर रही हूँ। अरे वाह, बहुत खूब। शेर सुनाऊंगी। शेर सुनाएंगी? ये किसके लिए है शेर? मैंने खुद लिखा था। वैसे ही आपने खुद तो लिखा था, लेकिन किसी को तो जहन में रख के लिखा होगा। अपने लिए लिखा मैंने, दुनिया को देखते हुए जो इसमें मुआशी बुराइयां चल रही हैं वो। आपने मुआशी बुराइयों को देखते हुए गोगे? नहीं ये मुआशी बुराइयां नहीं, और माशरती बुराइयां गोगे नहीं सारी ये तो। वाह। अच्छा, मैं गोगे से इसलिए बात कर रहा हूँ, इन सब में ना यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेशक। उसकी वजह ये है कि पढ़ा लिखा समझदार डिसेंट सिर्फ ये है जी। गोगा, आई एम सॉरी, अल्लाह पाक ने ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਗੇਂਦ ਗੂੰਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। जी बेटा सुनाइए शेर। कैसे बनाए मुझ जैसे को दोस्त, ये दुनिया बनाती है पैसे को दोस्त। मेरी हर बात पर एतराज होने लगा है, यहाँ हर कोई मुझसे नाराज होने लगा है। कल तक तो सब तेरे यार थे वली, लगता है पैसे का इफलास होने लगा है। और गोगे, जब ये मेरे पास आया शो में, मुझे पता चल गया शो का नाश होने लगा। वाह, बहुत आला। उसकी ना 2-4 दिन मेरे ना लड़ पो, फ्रेंडशिप हटाओ। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ैनब अमजद हूँ, मैं पोइट्री सुनाऊंगी। अब मुझ पर हक ना जताना तुम, तेरे हिस्से का मर चुका हूँ मैं। वाह वाह। बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, तू पहली चीज थी जो माँ से छुपाई थी। ओहो, तो पहली चीज थी जो, हालांकि ये भी झूठ है। वाह वाह, बहुत आला। ये भी एक रस्म दुनिया है गालिब, पहले बदल जाना उसके बाद बिछड़ जाना। गालिब ढोलकपुरी। उससे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, उससे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, आदि मुजरिम नहीं गलती से इश्क हुआ था। क्या बात है। इसी बात के हवाले से फिराक गोरखपुरी ने कहा है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बिस्मिल्लाह, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा, वैसे क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं क्यों ना अच्छा, मुझे लगता है, अच्छा साड़ियां बच्चियां ना इस शो दी साइकोलॉजी नहीं समझ। मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना एक अच्छी सी नज्म अहमद फराज साहब, क्योंकि मैंने जो गालिब सुना है ना, उसके बाद मेरी तबीयत मचल रही है कि कोई अच्छा कलाम। ये उन्होंने लिखी इस हवाले से कि आप किसी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं जज्बात में, वक्त की सूरत में, और फिर वो वापस लौट जाता है जहां से वो आया था, आपको सिर्फ इस्तेमाल करता है पहले वाले को दिखाने के लिए या उसको दोबारा अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम तो जूद फरामोश हो, तुम तो माफ कर दोगे उसे, मेरा क्या बनेगा। मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने, शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा हो। एक बेनाम सी उम्मीद पे अब भी शायद अपने ख्वाबों के जजीरों को सजा रखा हो। मैंने माना कि वो बेगानाए पैमाने वफा जो खो गया है किसी और की रानाई में, शायद अब लौट के ना आए तेरी महफिल में, और कोई दुख ना रुलाए तुझे तन्हाई में। फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे, मुद्दतें दर्द की लौ कम नहीं कर सकती। जख्म भर जाए मगर दाग तो रह जाता है, वाह। दूरियों से कभी यादें तो नहीं मर सकती, वाह। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो परेशान होकर तेरे पास आए, जमाने से किनारा कर ले। तू के मासूम भी है, जूद फरामोश भी है, उसकी पैमा शिकनी भी गवारा कर ले, वाह। और मैं जिसने तुझे अपना मसीहा समझा, एक जख्म और भी पहले की तरह सह जाऊं, जिस पे पहले भी कई अहदे वफा टूटे हैं, उसी दौराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। बहुत
अच्छे बड़े लोग थे, बड़ी शायरी, बहुत शानदार शायरी थी। अब जब इतने बड़े लोगों के कलाम हमने सुने समझे तो क्यों ना शहरोज के पास चलते हैं? तो चलते हैं शहरोज के पास। शहरोज आज एक सॉन्ग कवर कर रहे हैं हमारे लिए और बड़ा अपबीट और बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो चलें इनसे सुन ही लेते हैं। क्या ख्याल है? क्या बात है जी। ओवर टू यू जी। अरे बहुत आला। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।